धन्यवाद। मैं मॉस्को क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर हाँ। मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर पेट्रोल नहीं है। दूसरे इको प्रो पंप पर भी पेट्रोल नहीं है। नोवाया रीगा पेट्रोल पंप पर सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल दे रहा है। ये क्यों हो रहा है कि ईंधन नहीं है, पाबंदियां क्यों लग रही हैं? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि मॉस्को क्षेत्र भी प्रभावित होगा। अजीब है। यूक्रेन के नई लंबी दूरी के हमलों के बाद रूस में असली संकट शुरू हो गया है, जो और ज्यादा क्षेत्रों को घेर रहा है। 14 जून की रात यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने रूसी संघ के 14 क्षेत्रों पर हमला किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के ड्रोन ने रूस के यारोस्लाव क्षेत्र में सीमा से 700 किलोमीटर दूर एक तेल प्रतिष्ठान को निशाना बनाया। पूरा क्षेत्र काले धुएं में डूबा हुआ है और क्षेत्र में काली बारिश भी होने लगी है। कुछ घंटे पहले ड्रोन ने आर्म्यान्स की क्रिम्स्की टाइटन फैक्ट्री और क्रास्नोदार के तमान नेफ्ट ऑयल गैस टर्मिनल को भी निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन लंबी दूरी की कार्रवाई जारी रखेगा क्योंकि पुतिन ने युद्ध खत्म करने से इनकार किया है और हमले बढ़ेंगे। आखिरकार यहां तक कि तातारस्तान में भी पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने की सीमा लगा दी गई है। इससे पहले पेट्रोल की बिक्री पर पाबंदियां सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में भी लगा दी गई थीं। अब वहां एक गाड़ी के लिए एक दिन में सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल ही खरीदा जा सकता है। क्रीमिया में पेट्रोल की कमी और भी ज्यादा बढ़ गई है और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की तरफ से प्राय द्वीप पर हमले भी और ज्यादा बार होने लगे हैं। आखिरकार ऐसी जानकारी सामने आई है कि रूस ने काला सागर बेड़े के कमांड को सेवास्तोपोल से बाहर निकालना शुरू कर दिया है और अधिकारी अपने परिवारों को नोवोरोसियस्क में बसा रहे हैं, आधिकारिक आदेश का इंतजार किए बिना। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के ड्रोन ने रूसी यारोस्लाव क्षेत्र के तेल प्रतिष्ठान पर हमला किया, जो सीमा से 700 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसकी जानकारी दी और आगे उनके शब्द हैं। हमारे योद्धाओं ने रूस और अस्थायी रूप से कब्जा किए यूक्रेन में दूरस्थ ठिकानों पर सफल लंबी दूरी के हमले किए, जो यूक्रेन से 700 किलोमीटर से अधिक दूर थे। हमारी राज्य सीमा से 700 किलोमीटर दूर रूस के यारोस्लाव क्षेत्र में एसबीयू के योद्धाओं ने हमला किया। रूस के यारोस्लाव क्षेत्र में एसबीयू के योद्धाओं ने एक तेल प्रतिष्ठान को निशाना बनाया, जिसका आक्रांता देश के भंडार के लिए महत्व था। विशेष रूप से बाद में पता चला कि राइबिन्स्क में टेम्प रोज रिजर्व संयंत्र पर हमला हुआ, जिसका उपयोग रूसी सेना के लिए ईंधन भंडारण के लिए किया जाता है। इसके बाद इंटरनेट पर शहर के ऊपर काले धुएं की तस्वीरें और रूसी नागरिकों द्वारा काली बारिश के वीडियो वायरल होने लगे। ये वोल्गा के उस पार से आ रहा है।
जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन के रक्षा बलों ने रूस के तुला क्षेत्र में लक्ष्य हासिल किए हैं। ये हमला अजोत कंपनी पर हुआ, जिसकी गतिविधियों पर विस्फोटक पदार्थों के उत्पादन की क्षमता निर्भर करती है। इसके अलावा जेलेंस्की ने बताया कि रूस के 6 हवाई अड्डों पर विमान सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कुल मिलाकर कल शाम से लेकर अब तक रूस के 28 क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई थी। जेलेंस्की के अनुसार अस्थायी कब्जे वाली यूक्रेनी जमीन पर भी कब्जाधारियों की सैन्य लॉजिस्टिक्स पर हमले हुए। यूक्रेन रूस के खिलाफ लंबी दूरी की प्रतिबंध योजना लागू कर रहा है और मध्यम दूरी के हमलों से जुड़े कुछ तयशुदा काम कर रहा है। रूस द्वारा इस युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने के जवाब में हमने रूस के नेतृत्व को बातचीत के सभी संभावित तरीके पेश किए और जवाब में केवल आक्रामकता जारी रखने और उसे बढ़ाने की कोशिशें ही मिली। ये तर्कसंगत है कि अब युद्ध वहीं लौट रहा है जहां से वो शुरू हुआ था। यहां यह साफ है कि जेलेंस्की अपने खुले पत्र का हवाला दे रहे हैं जो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को लिखा था, जिस पर पुतिन ने कहा कि वो किसी भी व्यक्तिगत मुलाकात को कराने का कोई मतलब नहीं देखते और कुल मिलाकर उन्होंने युद्ध समाप्ति को लेकर किसी भी बातचीत से पूरी तरह इनकार कर दिया। और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया है कि वे यूक्रेन पर हमले तेज करेंगे। लेकिन आइए इस रात यूक्रेन की सशस्त्र सेना द्वारा किए गए हमलों पर वापस लौटते हैं। यहां बता दूं कि तुला में अजोत फैक्ट्री पर हमला हुआ, जो यूरोखिम होल्डिंग का हिस्सा है, और कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कि यह रूस में अमोनिया और नाइट्रोजन उर्वरकों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह फैक्ट्री अपनी केमिकल प्रोडक्ट्स स्वेरदलोव फैक्ट्री को भी सप्लाई करती है, जहां गोला बारूद के लिए विस्फोटक बनाए जाते हैं। रूसी लोग इस फैक्ट्री को सिर्फ नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाली बता रहे हैं, जबकि इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों में भी होता है। इसके अलावा 14 जून की रात स्मोलेंस्क क्षेत्र में ड्रोन हमले के कारण व्याज्मा में रेलवे डिपो के पास आग लग गई। याद दिला दूं, 13 जून की रात यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के दक्षिण और कब्जे वाले क्रीमिया के 2 रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया था। ड्रोन ने आर्म्यान्स्क की क्रिम्स्की टाइटन फैक्ट्री और क्रास्नोदार के तमाम नेफ्टेगाइज तेल गैस टर्मिनल पर हमला किया। अब यूक्रेन की सेना में मानव रहित सिस्टम्स बलों के कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी मध्यार ने बताया कि हमला पूर्वी यूरोप की सबसे बड़ी फैक्ट्री पर हुआ, जिसे क्रीमिया के विलय के बाद रूसी टाइटन कंपनी को सौंप दिया गया था। यह कारखाना टाइटेनियम डाइऑक्साइड बनाता है, जो बारूद, रॉकेट ईंधन और विस्फोटक बनाने के लिए मूल कच्चा माल है। और मैं हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि इस फैक्ट्री पर 23 हमले हुए थे, जिससे वो लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया और आग लगने पर मजदूरों को घर भेज दिया गया। आखिरकार जब व्लादिमीर पुतिन सार्वजनिक रूप से ये भरोसा दिला रहे थे कि अब तो तातारस्तान में भी कोई समस्या नहीं है, अब टाट नेफ्ट की पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने की सीमा लगा दी गई है। अब गंदे और जंगली रूसी नागरिकों को एक दिन में एक व्यक्ति को 20 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जाता। वैसी ही 20 लीटर की सीमा पहले सेंट पीटर्सबर्ग में भी लगाई गई थी। ऐसा ही एक नोटिस मॉस्को के पास लिथकारिनो में भी पेट्रोल पंपों पर देखा गया। मॉस्को की सबसे बड़ी नेटवर्क वाली पेट्रोल पंपों ने भी 12 जून से टैट नेफ्ट स्टेशनों पर एक व्यक्ति को 20 लीटर पेट्रोल और 40 लीटर डीजल तक की सीमा लागू कर दी है। रॉस नेफ्ट के पेट्रोल पंपों पर रूस की राजधानी में एक टैंक में अधिकतम 90 लीटर की सीमा तय की गई है, जबकि लुकोइल एक बिल पर 100 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल नहीं देता। बेलगोरोद, रियाजान क्षेत्रों, क्रास्नोदार क्राय और कई अन्य क्षेत्रों के निवासियों ने पहले पेट्रोल और डीजल की कमी की शिकायत की थी। 10 जून तक कम से कम 25 रूसी क्षेत्रों को ईंधन की कमी और आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ा। अगर 6 और कब्जा किए गए यूक्रेनी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए, जैसे कि क्रीमिया, सेवास्तोपोल, लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों की संख्या जो अस्थायी रूप से रूसियों के नियंत्रण में हैं और जहां पेट्रोल की समस्या आई है, 31 तक पहुंच जाती है। इसी रात यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र में कमांड पोस्ट और कब्जे वाले इलाकों में ड्रोन नियंत्रण केंद्रों पर हमला किया, खासकर गोलिया प्रिस्तान, खेरसोन क्षेत्र और कलेबान इलाके में। दोनेत्स्क क्षेत्र में भी ड्रोन नियंत्रण केंद्रों पर हमला किया गया।
और सबसे बड़ी खबर यह है कि एजेंट नेटवर्क अतेश ने बताया है कि रूस काला सागर बेड़े की पूरी कमान को सेवास्तोपोल से हटाकर नोवोरोसियस्क भेजने की तैयारी कर रहा है। काला सागर बेड़े के अधिकारी अपने परिवारों को नोवरोसियस्क पहले ही भेज रहे हैं, बिना आधिकारिक आदेश के। अब मैं अतेश का एक उद्धरण पेश करता हूं। कमान कब्जे वाले सेवास्तोपोल क्षेत्र से शासन नियंत्रण ढांचे के बचे हुए हिस्सों को नोवोरोसियस्क स्थानांतरित करने की योजना पर विचार कर रही है। प्रायद्वीप पर हमले बढ़ रहे हैं। क्रीमिया में कब्जाधारियों की लॉजिस्टिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। प्रायद्वीप पर मुख्यालय बनाए रखना अब कब्जाधारियों के लिए और महंगा व जोखिम भरा हो गया है। स्थिति को देखते हुए अगले कुछ महीने क्रीमिया में कब्जाधारी ताकतों के लिए युद्ध की शुरुआत से सबसे कठिन हो सकते हैं। मैं यह बात यहीं छोड़ता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष हमेशा की तरह नीचे कमेंट करें और चैनल को समर्थन देना चाहें तो जरूर दें। आप ये किसी भी डोनेशन से कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय मी अ कॉफी, पेट्रियन, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक डिटेल्स के लिंक दिए गए हैं। कुल मिलाकर जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो वही चुनें। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।